नमस्कार दोस्तों, ये पर्सनालिटी सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन को हम मुख्य रूप से तीन भागों में, तीन विधियों में विभाजित कर सकते हैं: व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, इनको चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं आत्मकथा की, ऑटोबायोग्राफी। ये व्यक्तिनिष्ठ विधियों की सबसे पहली विधि है। सब्जेक्टिव मेथड्स फर्स्ट है आत्मकथा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आत्मकथा व्यक्ति स्वयं द्वारा लिखी जाती है। इस विधि के जनक, इसको देने वाले विलियम वुंट एवं टिचनर है। इसमें स्वयं के द्वारा अपनी कहानी लिखी जाती है, जिसको दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले सकता है, मापन कर सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका मापन किया जा सकता है। इस विधि में मुख्य रूप से हम उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का मापन तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर प्रस्तुत करता है, लेकिन अपनी कमियों को, बुराइयों को छिपाना चाहता है। इस वजह से इस विधि को इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। अब छिपाने की स्थितियों को लेकर एक बहुत अच्छी किंवदंती है, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जब भगवान ने मानव को बनाया और पृथ्वी पर भेजा, तो उसे दो थैलियाँ लेकर भेजा। एक थैली को आगे लटकाना था और एक को पीछे। आगे लटकाई हुई थैली में अपनी बुराइयां और दूसरों की अच्छाइयां एकत्रित करनी थी, और पीछे लटकाई हुई थैली में अपने गुण और दूसरों के दोष एकत्र करने थे। लेकिन इंसान ने आने के बाद उल्टा करना शुरू कर दिया। उसे आगे वाली थैली में अपने गुण और दूसरों के दोष जो हमेशा नजर आते रहते हैं, और पिछली वाली पीछे टकी हुई थैली में जो उसे दिखाई नहीं देती है, उसमें दूसरों की अच्छाइयाँ या दूसरों के गुण और अपने दोष लिखे रहते हैं, और पिछली थैली उसे इसी वजह से दिखाई नहीं देती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी अब जब भी कोई व्यक्ति लिखेगा तो उसमें अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने दोषों को प्रस्तुत नहीं करेगा। परिणाम ये रहेगा, हम उसकी सही से व्यक्तित्व का मापन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने बारे में सब कुछ व्यवस्थित लिखा है। व्यक्तिनिष्ठ विधियों में ही हम दूसरी विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दूसरी विधि है साक्षात्कार या इंटरव्यू। विधि के जनक जॉन डार्ले। इंटरव्यू जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, इंटरव्यू इंटर प्लस व्यू दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंटर का अर्थ होता है अंदर, व्यू माने देखना, अंदर की ओर देखना या अंदर की तरफ झांकना ही इंटरव्यू कहलाता है। अब किस तरह से हम अंदर की तरफ झांक सकते हैं, देख सकते हैं, इसके लिए व्यक्ति से फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर साक्षात्कार लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार हो सकता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार आपने देखे सुने होंगे। तो साक्षात्कार के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं: प्रश्न की संख्या के आधार पर साक्षात्कार, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस आधार पर भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। समय अवधि के आधार पर साक्षात्कार, कितने समय का साक्षात्कार रहेगा। परीक्षक के की संख्या के आधार पर साक्षात्कार, इंटरव्यू लेने वाले कितने लोग हैं, 2 या 3 या 4 एक्सपर्ट बैठे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू ले रहे हैं। परीक्षार्थी की संख्या के आधार पर भी साक्षात्कार हो सकता है। परीक्षार्थी कितने, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक या उससे कहीं अधिक हो सकती है। साक्षात्कार में जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि मनोविज्ञान के साक्षात्कार में
इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप अभी अंदर इस रूम में प्रवेश हुए तब आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियों पर कौन से कलर की टाइल्स लगी हुई थी। इसके आधार पर हम व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का मापन करने में सुविधा होती है। मुख्य रूप से इस विधि में ये दोष होता है कि कभी कभी हिचकिचाहट के कारण व्यक्ति अपने विचार सही से प्रकट नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही से मापन नहीं कर सकते। व्यक्तित्व मापन की अगली मुख्य विधि है प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर इन्वेंट्री। इस विधि के जनक आर.एस. वुडवर्थ, जिन्होंने 1918 में अमेरिका में सर्वप्रथम क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्नों की एक सूची, प्रश्नों की एक माला होती है जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 से लेकर 500 तक हो सकती है। प्रश्नावली को किसी माध्यम से भी प्रयोज्य तक या भरने वाले तक पहुंचाया जा सकता है, डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी उसको प्रयोज्य तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके माध्यम से हमें सारी जानकारी या डाटा आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 4 प्रकार की हो सकती है: खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। खुली ओपन क्वेश्चनेयर, इसमें हम देखते हैं जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। प्रश्न के बाद में व्यक्ति या प्रयोज्य अपने विचार भी प्रकट कर सकता है, इसलिए इस तरह की प्रश्नावली को खुली प्रश्नावली कहते हैं। बंद प्रश्नावली की बात करें तो बंद प्रश्नावली में प्रयोज्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको प्रश्न के निश्चित विकल्प होते हैं, उनमें से आपको किसी को एक टिक करना या सही आंसर देना होता है, इसलिए ऐसी प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली कहते हैं। कभी कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक चित्रित प्रश्नावलियाँ तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र दिए जाते हैं, जिनको देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना आसान हो जाता है। और इन तीनों सीरीज, पहली तीनों प्रश्नावलियों को मिलाकर या जोड़कर जब प्रश्नावली तैयार की जाती है तो उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं, जिसमें खुली, बंद और चित्रित तीनों प्रश्नावली की विशेषताएं या तीनों प्रकार के प्रश्नों का सम्मिलन या सम्मिश्रण किया जाता है, तो ऐसी प्रश्नावली को मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। मुख्य रूप से ये प्रणाली या प्रश्नावली विधि है, यह व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे अधिक उपयोग में की जाती है। लेकिन इसकी भी एक दोष हम देखें तो इसमें वैधता और विश्वसनीयता की कमी होती है। कारण ये है कि जब भी डाक से या किसी अन्य माध्यम से प्रयोज्य के पास ये भी पहुंचती है तो प्रयोज्य स्वयं आंसर दे या स्वयं इसको टिक करे, इसके उत्तर लगाएं, ऐसा आवश्यक नहीं। प्रयोज्य कभी कभी अपने परिवार के या अपने छोटे भाई बहनों से या परिवार के किसी सदस्य से भी इसको भरवा कर भिजवा सकता है, इसलिए इसे इसकी विश्वसनीयता और वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ विधियों में हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड, इसके जनक टाइडमैन हैं। ये व्यक्तित्व मापन की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। इसमें मित्रों से, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती। इस विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से सूचनाएं कहाँ से आरंभ हो इसके लिए होता है कि जन्म से पहले, उसके गर्भावस्था के दौरान से लेकर अभी तक की जितनी भी सूचनाएं उससे संबंधित है वो सारी एकत्रित की जाती। इन सभी लोगों से, मित्रों, पड़ोसियों, परिवार के लोगों से सारी सूचना एकत्रित की जाती है और उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। इसका प्रयोग विशिष्ट लोगों के लिए ही किया जाता है। विशिष्ट लोगों से आशय समझ रहे होंगे आप, ऐसे लोग जो सामान्य से अलग हैं, जैसे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं, इस तरह के लोगों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा कही जाती है। इस विधि में नैदानिक मनोविज्ञान में इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा कहा जा सकता है, व्यक्ति अध्ययन विधि को। तो ये चारों विधियां जिसकी हमने चर्चा की है, चारों विधियां व्यक्तिनिष्ठ विधियों में शामिल की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्ति से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर ही हम उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी विधि की बात करते हैं हम, वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है? तो ये
इस पर आधारित नहीं होती है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या बता रहा है, ये इस बार पर आधारित होती है कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकनकर्ता को कैसा लगता है, उसके आधार पर हम उसका व्यक्तित्व का मापन करते हैं। यह विधि उस बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि पर आधारित होती है। इन सभी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की, विभिन्न विधियों की। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में हम मापन करने के लिए सर्वप्रथम लेते हैं निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। इस विधि के जनक थॉमस एस डेरोमी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। निरीक्षण भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रित निरीक्षण और सामान्य निरीक्षण। सामान्य निरीक्षण में व्यक्ति को मालूम होता है कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन नियंत्रित निरीक्षण में व्यक्ति को पहले से पता नहीं होकर गुप्त तरीके या गोपनीय ढंग से उसका निरीक्षण किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि में गोपनीय ढंग से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति को मालूम नहीं हो कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, परिणाम स्वरूप सही आंकड़े प्राप्त होंगे। इसमें व्यक्तित्व की सही जानकारी हो सकने के कारण, ले सकने के कारण हम गोपनीय ढंग से निरीक्षण करते हैं, जिसके अंतर्गत टेप रिकॉर्डर द्वारा, वीडियो रिकॉर्डर द्वारा, कैमरे द्वारा आदि के माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी या उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसकी जानकारी एकत्र की जा सकती है या रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें भी ये कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विश्वसनीय आंकड़े आएँ, ये आवश्यक नहीं होता है। इसलिए निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन में भी विश्वसनीयता की कमी देखी जा सकती है। बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की। तो वस्तुनिष्ठ विधियों की अगला क्रम है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इस विधि के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। इसके अंतर्गत कुछ निर्धारित बिंदुओं के माध्यम से हम व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मापन करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति का सामाजिक पक्ष कैसा है, उसको मापने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप चित्र में देख रहे हैं कि अलग अलग बिंदु हो सकते हैं। एक मध्य बिंदु होता है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों के माध्यम से, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के माध्यम से हम उसके व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें विभिन्न क्वेश्चन एयर के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से कौन कौन से तरीके से या किस प्रकार के आंसर दिए जा रहे हैं, उनमें 5 या 6 बिंदुओं के आधार पर हम आंसर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कि ये मापनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें 6 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। जिसमें आंकिक मापनी होती है, अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। एक ग्राफिक मापनी होती है, जो ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ पेपर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के ग्राफ के माध्यम से तैयार की जाती है। रेखीय मापनी होती है, जिसमें रेखांकन या रेखीय ग्राफ बनाकर वस्तु स्थिति को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने के लिए रेटिंग स्केल तैयार करते हैं। बिंदु मापनी होती है, जिसमें ग्राफ में विभिन्न प्रकार के बिंदु बनाकर उसको मापन करने का प्रयास किया जाता है। वृत्तीय मापनी होती है, वृत्त ग्राफ तैयार किया जाता है, गोलाकार या वृत्ताकार ग्राफ तैयार किया जाता है, सर्कल ग्राफ तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के रेटिंग स्केल, व्यक्तित्व की रेटिंग स्केल तैयार करते हैं। चेक लिस्ट तैयार की जाती है कि इन बिंदुओं के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करेंगे। तो रेटिंग स्केल के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विधि की। तो अगली विधि बहुत ही सिंपल सी सामान्य परिस्थिति परीक्षण विधि। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब मापन करना हो, तो परिस्थितियां किस तरह से उत्पन्न की जाए या किस तरह की परिस्थिति हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। ऐसी विधि परिस्थिति परीक्षण कहलाती है। इसके जनक हॉट्सॉन है। इसमें व्यक्ति की ईमानदारी या बेईमानी के पक्ष का मापन किया जाता है। व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, इसके लिए उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। कभी ऐसा हो सकता है कि रोड पर 100 का या 200 का नोट डाल दिया जाता है, व्यक्ति उठाता है या नहीं उठाता है। उठाता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके आधार पर परिस्थिति उत्पन्न करके हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बेईमानी या ईमानदारी पक्ष का मापन कर सकते हैं। परिस्थितियों में किए गए व्यवहार के आधार पर ही हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं।
वस्तुनिष्ठ विधियों में एक सबसे लोकप्रिय विधि है समाज विधि परीक्षण। इस विधि के जनक है J.L. मोरेनो। इस विधि के अंतर्गत सामाजिक पक्ष का मापन समाज द्वारा ही किया जा सकता है। समाज के लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा ही सामाजिक विधि का मापन किया जा सकता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, समाज में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है, इसके लिए मतदान करवाया जाता है और मतदान के माध्यम से मालूम होता है कि व्यक्ति विशेष है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। जैसे हम देखते हैं कक्षा में मॉनिटर का चयन अधिक मत जिसे मिलते हैं उसमें मॉनिटर का चयन किया जा सकता है। गांव में सरपंच का चुनाव, विधायक का चुनाव या सांसद का चुनाव, ये सब चुनाव इस परीक्षण विधि के अंतर्गत, समाज नीति परीक्षण विधि के अंतर्गत किया जाता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का, कितने लोगों में उसका प्रभाव है, इसका मापन किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व मापन की मुख्य रूप से दो विधियां, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, दोनों विधियों में हम देखते हैं कि उनके चेतन मन का ही अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के चेतन मन, व्यक्ति की चेतना में क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम इन दोनों विधियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहें और यदि आप इसी विषय पर कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।